हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जनरली इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बजट 2025-26 के बारे में। तो इस बजट को हम बेसिकली डील करेंगे पार्ट्स में। ये डिफरेंट वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, जिसमें पूरे बजट को थॉरली डिस्कस किया जाएगा और थॉरली कवर किया जाएगा। और उसमें कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट भी कर दिया जाएगा कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट। तो सबसे यहाँ पे हम अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके अपने गवर्नमेंट के टेन्योर में टाइम जो है थर्ड टाइम है जब इन्होंने बजट प्रपोज किया हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये थर्ड टाइम था जब सुक्खू जी ने बजट प्रपोज किया ऑन 17th ऑफ मार्च 2025, राइट। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चलो हम अब बेसिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बजट जो प्रपोज किया गया फॉर द ईयर 2025-26 को, वो वर्थ अमाउंटिंग रुपीज 14 करोड़ का बजट जो है यहाँ पे प्रपोज किया गया, 58,514 करोड़ रुपीज का। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले कि जब सुक्खू जी अपना बजट प्रपोज करते हैं, तो सुक्खू जी ने बात करी कि जब से उनकी गवर्नमेंट ने चार्ज एज्यूम किया है। अब उनकी गवर्नमेंट ने चार्ज एज्यूम कब से किया है? वो किया है 11 दिसंबर 2022 से। तब से लेके आज तक बोला कि हमारी गवर्नमेंट जो है वेरियस चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है। वेरियस चैलेंजेस जो है वो फेस किए जा रहे हैं, जिनके साथ इनकी गवर्नमेंट जो है अभी तक डील कर रही है। और इन चैलेंजेस की वजह से एक बात करें तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो चुकी है स्टेट में। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, राइट। कि बहुत ज्यादा डेब्ट हो गया है, रिवेन्यू लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो चैलेंजेस फेसिस की बात करी, उनमें इन्होंने क्या बात करी, एक टर्म यहां पे यूज की गई, फ्रेजाइल फिजिकल पोजीशन की। अब फ्रेजाइल फिजिकल पोजीशन क्या है? दैट मीन्स ये करेक्टरिस्टिक्स है किसी स्टेट की, एक करेक्टरिस्टिक्स है किसी स्टेट की फाइनेंशियल बर्नर एबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं। इस करेक्टरिस्टिक्स में और इस स्टेज में वो स्टेट क्या कर रही है, फेस कर रही है हाई डेब्ट, मतलब लोन बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर मैं बात करूं तो रिवेन्यू जो है बहुत ही कम है, रेवेन्यू जो है वो बहुत ही कम है। तो वो बात करी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। अब बोला कि ये जो हमारे पास फ्रेजाइल फिजिकल पोजीशन जो क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से हुई है? जो लास्ट गवर्नमेंट थी, दैट मीन्स जयराम ठाकुर की गवर्नमेंट के अंदर, जयराम ठाकुर जब सीएम थे, उनकी गवर्नमेंट ने, जब वो सीएम थे तो उन्होंने कुछ ऐसे, या उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है आज क्रिएट हो चुकी है स्टेट में, राइट। अब ये इसके पीछे क्या रीजन है? तो सुक्खू जी बात करते हैं कि ठाकुर साहब ने अपने मतलब जब उनकी गवर्नमेंट का टेन्योर कंप्लीट होने वाला था, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जिसकी वजह से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि बोला कि उन्होंने कुछ ऐसी उस जाते टाइम पे ऐसी बिल्डिंग्स बना दी, और वो बिल्डिंग्स का अगर अमाउंट की बात करें तो मोर देन 1000 करोड़, वर्थ रुपीज 1000 करोड़ से ज्यादा की बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए गए जिनको आज तक यूज नहीं किया गया। और बोला जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल चैलेंजेस में बात करते हैं। तो जो सुक्खू जी ने बात करी, वो बात करी
रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की। अब भाई रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ग्रांट तो आप समझ गए कि यहां पे उनको क्या दिया, किसी ने ग्रांट दे दी, अपनी तरफ से हेल्प कर दी, राइट। डेफिसिट का मतलब कि यहां पे क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी। रिवेन्यू तो आपको पता ही है कि कहां से हमें रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है। तो यहां पे सुक्खू भाई साहब बात करते हैं, जो सीएम सुक्खू जी बात करते हैं कि जब वैल्यू एडेड टैक्स को जीएसटी से रिप्लेस किया गया, अब जीएसटी से रिप्लेस किया गया और उसके बाद जब जीएसटी कंपनसेशन दी गई और जीएसटी कंपनसेशन जब प्रोवाइड की गई, उसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कि हिमाचल की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कितना टोटल रिवेन्यू लॉस जो बियर करना पड़ा है, वो कितना करना पड़ा है, ₹9,478 करोड़ का। मतलब कि सरकार को 9,478 करोड़ का लॉस हुआ है टिल 2023-24 से। ये कब से बात कर रहे हैं, जब से वैट को रिप्लेस किया गया विद जीएसटी के साथ, राइट। तो यहीं पे बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास रिवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट की जब हम बात करेंगे तो यहां पे जस्ट तो रिवेन्यू डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट मतलब डेफिशिएंसी। अब इनकम की कमी कब होगी, जब हमारे पास इनकम नहीं है। मतलब एक मूवी है आमदनी अठन्नी, ठीक है, खर्चा रुपया, राइट। गोविंदा भी है उसमें, तो आपको याद होगा। तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये की बात कर लेते हैं कि आपके पास आमदनी जो है, जो सोर्स इनकम जो है वो ₹1 और मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो मतलब आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम आपकी ₹1 और खर्चा जो आपका ₹10 है, राइट। तो वैसे बात करते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, देखो कि जब रिवेन्यू से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ज्यादा है आपके पास रिवेन्यू रिसिप्ट से। मतलब कि जो रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और उस रिवेन्यू से, मतलब आपके पास मान लो ₹100 आ रहा है और आप उस 100 से, मतलब अगर आपको सेविंग करनी है, तो अगर आप 100 में से 99 भी स्पेंड कर रहे हो, तब भी आप ₹1 अर्न कर रहे हो। बट आपके पास इनकम ₹100 है और वहां पे अगर मैं बात करूं आपका एक्सपेंडिचर ₹110 है, तो भाई अल्टीमेटली आप पे क्या होगा, आपको डेब्ट लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में दैट मीन्स कि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस टर्म को क्या बोला जाएगा, उस टाइम पे जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको बोला जाता है रिवेन्यू डेफिसिट। तो यहाँ पे बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसीट की बात करें, वैसे इसको प्रोनाउंशिएट जो किया जाता है रिसीट किया जाता है। तो रिसीट की बात करें तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स होते हैं। एक आपके पास आ गया रिवेन्यू रिसीट्स एंड सेकंड इज योर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स।
ठीक है, राइट। अब रिवेन्यू रिसीट्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपकी दो टाइप्स होंगी। एक जो रिसीट्स जो आपको आ रही है थ्रू टैक्सेस, और सेकंड जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू नॉन टैक्स रिवेन्यू, जिसको हम बोलेंगे। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू में जनरली जो सरकार को, जिस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, जनरली जिस पे गवर्नमेंट जो है, मतलब कि जो टैक्स से जनरेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है, जो इंटरेस्ट से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेकंड इज योर, जो आपके पास डिविडेंड्स है, राइट, उनसे जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहां पे बात करें कि जो गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करती है, अब प्रॉफिट कहीं से भी अर्न कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो भी किसके खाते में जाएगा? गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। जो गवर्नमेंट यहाँ पे फीस जो है वो चार्ज करती है, ठीक है, जो फीस जो है वो चार्ज की जाती है बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जो आपके पास स्टैंप ड्यूटीज, लाइक जो सर्विसेज गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती है, उसके लिए जो यहाँ पे फीस चार्ज करती है आपके पास, उससे भी क्या होता है, आपके पास गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू जनरेट करती है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की। तो इसमें आ गया कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, इसमें बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है थ्रू रिकवरीज। अब रिकवरीज किसकी करेंगे? रिकवरीज जो गवर्नमेंट ने लोन दिए हैं उससे जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, और जो मिसलेनियस कैपिटल रिसीप्ट्स है लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, उससे जो रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट किसकी होगी? जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आगे फर्दर क्या करेगी उसकी इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट इक्विटीज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट इक्विटीज गवर्नमेंट क्या करती है, होल्ड करती है पब्लिक बैंक्स में, ठीक है, या फिर जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, फॉर एग्जांपल बैंक्स में क्या होता है, इक्विटीज होती है, जो जब उसको क्या कर देगी, सेल आउट कर देगी, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो उससे भी क्या होगा, आपके पास रिवेन्यू जनरेट होगा, राइट। तो ये आ गया जो आपके पास रिसीट्स आती है, रिवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स। तो यहीं पे हमने बात करी थी कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जब हमारे पास जो रिवेन्यू से जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब जो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उससे जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो ज्यादा होगा जितना रिवेन्यू जो है सरकार कलेक्ट कर रही है या सरकार को जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा होगा आपकी इनकम से, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, इनकम की डेफिसिट, तो उसको हम बोल देंगे, उस टर्म को रिवेन्यू डेफिसिट बात करेंगे। तो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या बात करते हैं कि ये रिवेन्यू डेफिसिट जो है, जस्ट अ सेकंड, पेन टैबलेट नहीं काम कर रहा था, so that's why। चलिए, तो अब सुक्खू जी बात करते हैं कि ये जो आरडीजी जो है, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अब हम बात करेंगे कि इनके व्यू में आरडीजी जो है इज नॉट अ ग्रांट, ये इसको ग्रांट कंसीडर नहीं करते। ये बोल रहे हैं कि आरडीजी क्या है, एक पोस्ट डिवोल्यूशन कंपनसेशन है।
अब आप कंपनसेशन से तो समझ ही गए, कंपनसेट करना कि मतलब मुआवजा देना किसी को, कि उसका कोई लॉस हो गया तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उसको कंपनसेशन दे रही है, मुआवजा दे रही है ना। डिवोल्यूशन यहाँ पे दैट मीन्स एक अगर मैं बात करूं इनमें जो पॉलिटी हो गया, ये आपके पास इस पे आपको पता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स की जाती है। इस केस में ट्रांसफर ऑफ पावर जो होगी वो हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में होगी, इन सिंपल वर्ड्स। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में होगी। तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ग्रांट की, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की। अब देखो पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले पोस्ट हो गया बाद में, कि पहले क्या हुआ कि कोई लॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या कर रही है सरकार, उस पे कंपनसेशन दे रही है। अब उस कंपनसेशन को वो किस वे में यूज करेंगे, राइट। तो इसको याद रखना कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन क्या है, राइट, कि आरडीजी क्या है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं समटाइम, ये आपके जो एचएएस का एग्जाम होता है या फिर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे डायरेक्ट टर्म्स जो है पूछी जाती हैं, बट ये पूछी जाएंगी फिर आपके पास ऑप्शंस में, उसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 और 2 और 3 और नन ऑफ द अबव, राइट। तो वैसे जो है इनसे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये तो ये टर्म्स पढ़ना जरूरी होता है हम लोग के। मोस्ट ऑफ द मैंने सुना है कि जितने भी मतलब जब मेरी बात होती है कि जी किसी ने एग्जाम दिया, बोलते हैं बजट से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, ये क्वेश्चन बाहर से आ गया। रीड को भाई साहब बाहर से, क्योंकि उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं होता एक्चुअली में, राइट। वो क्वेश्चन बाहर से नहीं होता, वो बजट के अंदर से ही पोस्ट डेवोल्यूशन के बारे में पूछ रहे, बोलेंगे पोस्ट डेवोल्यूशन का तो बजट में बात ही नहीं करी गई, क्यों नहीं करी गई है भाई, पोस्ट डेवोल्यूशन की बात करी गई है बजट में। तो वहां पे बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या होता है, ये तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, तो न्यूज में नहीं था, क्यों नहीं था भाई, तुमने बजट में नहीं पढ़ा क्या। तो जब भी बजट पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, एक एक टर्म को पढ़ो, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट हो। मोस्ट ऑफ द अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो मैं बात करूं तो 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका बजट और इकोनॉमिक, 20 to 30% के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो इकोनॉमिक बजट, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से वहीं से होते हैं, राइट। वहीं से निकलेंगे, कहीं ना कहीं से वो टर्म उठाएगा और पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे चलो हम बात करते हैं पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन की, कि दैट मींस यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, अब उसके लिए क्या कर रही है सरकार, मुआवजा दे रही है, राइट। पोस्ट हो गया बाद में, ठीक है, आफ्टर। तो यहाँ पे अगर प्री होता तो हम बोलते बिफोर। डिवोल्यूशन मैं बोल रहा हूं, डिवोल्यूशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर रहे हैं। कंपनसेशन, कंपनसेशन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुक्खू जी बोलते हैं कि जो आरटीजी को मैं ग्रांट कंसीडर नहीं करता, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन। मतलब यहाँ पे सुक्खू भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं कि आप हमें क्या कर दो, ग्रांट दे दो। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, ग्रांट इन एड जो देती है, उसकी बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 जो है ग्रांट्स इन एड की बात करता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। तब सुक्खू भाई का बोलने का मतलब क्या है कि ये रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो ग्रांट नहीं है। अब वो ग्रांट जो होगी, सरकार जब ग्रांट देगी वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देगी और बोलेगी कि तुम इसके लिए यूज करो। बट यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं इसको एज अ ग्रांट कंसीडर नहीं करना चाहता, मैं इसको पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन यूज करना चाहता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे सुक्खू भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो ग्रांट जो है आप मेरे को पावर दे दो, कि मेरे पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि इसको मैं किस फील्ड में यूज करूं। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि ये जो पैसा है वो किस फील्ड में, किस फैक्टर में यूज किया जाएगा। ये बोलने का मतलब है पोस्ट डेवोल्यूशन कंपनसेशन का। दैट मीन्स कि वहां पे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे देगी कि हमने ये 10 करोड़ आपको दे दिया, 100 करोड़ आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी यूज करो, इसको सोशल वेलफेयर में लगाओ, इससे आप लोगों को
सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी दो, पेंशन दो, जिसमें एजुकेशन में लगाओ, जिसमें आपको लगाना है उसमें लगाओ। तो ये बात कर रहे हैं सुक्खू भाई साहब, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। बोला कि अगर सरकार ऐसा करेगी कि ये आरडीजी को पोस्ट डेवल्यूशन कंपनसेशन की तरह अगर इसको यूज किया जाएगा तो अल्टीमेटली ये हेल्पफुल होगा कि जिससे हम अपने स्टेट को कि क्या कर सकेंगे, इकोनॉमी को एस्टैब्लिश कर सकेंगे और यहां पे जो है हम सेल्फ रिलायंस पे जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकेंगे, राइट। तो ये बात जो है सुक्खू साहब करते हैं, राइट। अब इसके बाद सुक्खू साहब क्या बात करते हैं कि जो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, बोला 15th फाइनेंस कमीशन आने के बाद, जब से 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई है और 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से जो ग्रांट आ रही थी रिवेन्यू डेफिसिट के अंडर, वो क्या हो रही है, आपके पास डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। वो डिक्लाइन होती जा रही है रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से जो है वो ग्रांट होती, सॉरी डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। कब से कब तक, दैट मींस 2021-22 से लेके आपके पास 2025-26 तक जो है वो आपके पास डिक्लाइन होती जा रही है। तो यहां पे बात करते हैं, तो इन्होंने बात करी अपने बजट में कि अगर हम 14th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरडीजी के अंडर, ठीक है, हमें जो पैसा मिला है, दैट मीन जो स्टेट गवर्नमेंट एचपी गवर्नमेंट को जो ग्रांट मिली है वो वर्थ ₹40,624 करोड़ रुपीस की जो है आपके पास ग्रांट रिसीव हुई है। ये 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर हुआ था। ये कब से कब तक, अगर मैं बात करूं 2015-16 से टू 2019-20 तक जो आपके पास रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के अंडर जो पैसा मिला था, जो ग्रांट जो मिली थी वो 40,624 करोड़ रुपीस मिली थी। तो अगर इसको ईयर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी ग्रांट जो है पर ईयर रिसीव हुई थी, पर ईयर अगर मैं बात करूं तो अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस की ग्रांट जो है पर ईयर जो है वो रिसीव हुई थी अंडर रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के अंडर, राइट। तो यहीं पे अगर हम बात करें तो अब 14th फाइनेंस कमीशन की बात कर दी, तो अगर 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर हम बात करें, अगर 15th फाइनेंस कमीशन की हम बात करते हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अब क्या किया, ये जो ग्रांट थी 5 सालों में 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर ₹40,624 करोड़ की, उसको डिक्लाइन करके अब कितना कर दिया, 37,199 करोड़ रुपीस। तो इसमें सीधा अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ का डिक्लाइन मिला है। तो अब देखो इस टाइम में अगर मैं बात करूं 14th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है और 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है, तो इनमें अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी मैटर करेगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे सुक्खू जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हाँ अल्टीमेटली ये ग्रांट जो है रिड्यूस हुई है, जिससे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है स्टेट की, राइट। 3,000 करोड़ का सीधा सीधा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन के ग्रांट में, राइट। तो यहां पे हम बात करते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं ईयर वाइज की बात करूं,
ये आरडीजी ग्रांट की जो है रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर ईयरली मैं बात करूं तो 2021-22 में ये जो ग्रांट थी आपके पास ₹10,949 करोड़ रुपीस की ग्रांट थी। जो बाद में अगर मैं बात करूं 2022-23 में ये ग्रांट को रिड्यूस करके कितना कर दी गई ₹9,377 करोड़ का। देन आफ्टर 23-24 में फर्दर इसमें रिड्यूस हुआ रुपीज और ये कितना हो गया 8,508 करोड़ की ये आपको ग्रांट मिली। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं हर ईयर में इसमें रिडक्शन देखने को मिल रही है अमाउंट में। और यहाँ पे बात करें तो 2024-25 में आरडीजी जो है वो कितनी रहेगी हमारे पास ₹6,258 करोड़। ये मैं ईयर वाइज क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 2021-22 में भी कंपैरिजन में पूछ सकता है। अगर बजट में मेंशन किया गया है ना तो अल्टीमेटली 2021-22 का भी अमाउंट पूछ सकता है। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट नोट कर लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सुक्खू भाई साहब बोलते हैं कि यह अगर इसी तरह से अगर ये डिक्लाइन होता रहा तो जो आरटीजी की जो ग्रांट होगी 2025-26 में वो मेयरली कितनी है आपके पास 3,257 करोड़। तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे नोट देखोगे तो 2025-26 के लिए जो ग्रांट है वो है आपके पास 3,257 करोड़ रुपीस। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके पास जो ग्रांट थी वो थी आपके पास 3,000 सॉरी ये जो अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ पर ईयर आ रही थी। 8,000 करोड़ 14th कमीशन के अंडर पर ईयर थी। वहीं पे आपको क्या देखने को मिल रहा है 3,257। अगर मैं कंपेयर करूं 14th फाइनेंस कमीशन के साथ और 15th फाइनेंस कमीशन को तो यहाँ पे 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो ग्रांट यहाँ पे दी गई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी वो थी आपके पास 10,949 करोड़ रुपीस की ग्रांट यहाँ पे आपको क्या दी जाती थी वो आपको जो है यहाँ पे ग्रांट दी जा रही थी 10,949 करोड़ की। वहीं पे 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर वो ये ग्रांट जो है कितनी रहेगी 3,257 करोड़ की ग्रांट रहेगी। तो अल्टीमेटली कितना इंपैक्ट जो है आपको स्टेट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये आ गया रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में, रिवेन्यू डेफिसिट। अब यहाँ पे सुक्खू भाई साहब बात करते हैं बजट में ही कि ये जो आपके पास 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है ये मोस्ट चैलेंजिंग ईयर रहेगा इनकी गवर्नमेंट के लिए, मोस्ट चैलेंजिंग ईयर रहेगा। और बोला इसको हम फेस करेंगे जैसे हम प्रीवियस ईयर्स भी फेस किए हैं वैसे भी हम इसको स्ट्रांगली फेस करेंगे इस ईयर को भी। तो बोला ये जो हमारे पास जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है जो आपके पास प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने अटेंशन नहीं दी। अब डिड नॉट पे अटेंशन, किसके लिए अटेंशन नहीं दी, टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे बात कर दी उन्होंने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। अब ये क्या बात होगी, अब ये क्या टर्म है आपके पास, रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है। मतलब सुक्खू भाई साहब ने बोला कि चैलेंजिंग क्यों है क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट, क्योंकि इन अब ये क्या करेंगे कि मतलब हर एक गवर्नमेंट जो है क्रिटिसाइज करती है दूसरी गवर्नमेंट को।
ठीक है। तो सेम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी बात कर रहे हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं किया, उस पर अटेंशन नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये दिक्कत हमें जो है, चैलेंजेस जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज सब कुछ स्मूथ होना था, स्मूथ फंक्शनिंग होनी थी। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, अब इस टर्म को बात करते हैं, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मोबिलाइज करना मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया कि जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको एक साथ ले आओ, उनको मोबिलाइज कर दो, ठीक है। और उन रिसोर्सेज को इस वे में यूज करें कि उससे जो है हम अपने पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स मोबिलाइज का मतलब उनको टुगेदर जो है हमें यूज करना पड़ेगा इन अ बेटर मैनर। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि उससे हम डेवलप भी कर पाए और उन रिसोर्सेज को फर्दर फ्यूचर के लिए सस्टेन भी कर पाए। दैट मीन्स हमें रिसोर्सेज से डेवलपमेंट भी करनी है, अलॉन्ग विद उन रिसोर्सेज को सस्टेन भी करना है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। तो यहीं पे अब यहाँ पे बात कर गई रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की, कि हमें क्या करना है, जितने भी रिसोर्सेज है उनको इकट्ठे लेके उनको यूज करना है फॉर टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव। अब इन रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आएंगे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, एटसेट्रा। ये हमने सबको एक साथ लेके अपने गोल्स को अचीव करना है, ये बात कर दी। ये बात कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। तो बोला इनको यूज करेंगे, दैट मीन्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन के थ्रू हम जो है इन चैलेंजेस को जो है वो क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं, बोला कि अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वजह से, अब यहाँ पे एक और बात इन्होंने करी थी कि जब इन्होंने अटेंशन पे नहीं की, दैट मीन्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का यूज नहीं किया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, जयराम ठाकुर ने, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टेट जो है उसका जो डेट है वो इंक्रीज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज हो गया। अब उस डेट को पे करने के लिए अब इस गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो अब इसी बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल जो है वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बात करी, सुक्खू जी बात करते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2022-23 में जो आपके पास SGDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है स्टेट का, वो था आपके पास 6.89%, राइट। और वही जो है 2023-24 में बोला कि जब हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, SGDP में इजाफा हुआ। SGDP में क्या इजाफा हुआ, जो 6.89% थी फॉर द ईयर ऑफ 2022-23, वो अब बढ़ के कितनी होगी, 7.03% होगी, राइट। तो ये बात एक बात कर रहे हैं, ये किसकी वजह से, अब बिकॉज ऑफ द रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये किसने बात करी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथ ही में अब इन्होंने क्या बात करी, साथ ही में सुक्खू जी बात कर रहे हैं कि जो शेयर जो है स्टेट ऑन रिवेन्यू का, जो मतलब स्टेट का जो रिवेन्यू है,
अब स्टेट को जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रेवेन्यू टैक्सेस से आ रहा है, व्हाटसोएवर, किसी भी वे से जो स्टेट को रेवेन्यू कलेक्ट कर हो रहा है, उसमें बात कर रहे हैं कि जो उसमें स्टेट का जो शेयर है, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं टोटल स्टेट रेवेन्यू में जो स्टेट का जो शेयर है वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 35.37%। ये कौन से ईयर में था आपके पास, 2022-23 में। बोला यही शेयर ऑफ द स्टेट जो है टोटल स्टेट रेवेन्यू में वो इंक्रीज होके कितना हो गया आपके पास 37.92% फॉर द ईयर ऑफ 2023-24। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल स्टेट रेवेन्यू में जो स्टेट का शेयर है अपना उस स्टेट रेवेन्यू में, मतलब अगर टोटल 100% है, अब 100% चाहे डिफरेंट सोर्सेज से है, इसमें से हम मान के तो इसमें से 37.92% शेयर किसका है, स्टेट का खुद का शेयर है। ठीक है, स्टेट अपने खुद से मतलब इस रेवेन्यू को जनरेट कर, बाकी कोई टैक्सी से आएगा, कोई कहां से आएगा, राइट। तो ये स्टेट का शेयर है आपके पास 37.92%। और वहीं पे अब हम बात करते हैं रेट की। अब जो रेट है ऑफ द स्टेट्स ऑन रेवेन्यू, ऑन रेवेन्यू किसमें, इन टोटल एक्सपेंडिचर में, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर में वो आपके पास कितना है 2022-23 के लिए, जो आपके पास जो रेट जो था स्टेट्स ओन रेवेन्यू का वो था आपके पास 24.99%, और 23-24 में ये इंक्रीज होके आपके पास कितना हो गया 27.54% आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। यहाँ पे देखो स्टेट्स ऑन रिवेन्यू की बात कर रहे हैं इन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर में, और लास्ट जो हमने बात करी वो सिर्फ हमने रिवेन्यू की बात करी, उसमें हमने एक्सपेंडिचर की बात नहीं करी। तो रिवेन्यू में याद रखना कि जो टोटल जो इंक्रीज हुआ है वो 35.37% से 37.92 हुआ है। वहीं पे अगर टोटल रिवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर में बात करें तो वो कितना है आपके पास, इट इज 24.99% से इंक्रीज होके 27.54% आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो यहीं पे बात करी, अब यहां पे क्या बात करी कि आपके पास तो यहाँ पे सुक्खू जी बात करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है अगर कंपेयर करें 2022-23 से, तो 23-24 में आपके पास इंक्रीज हुआ है इनकम में। अब इनकम में कहां से इंक्रीज हुआ है, जो इनकम जनरेट होती है फ्रॉम द वेरियस हेड्स, वेरियस हेड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास जो वैट जो लिवाई किया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स इन ऑन सेल्स एंड ट्रेड्स पे, उस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना इजाफा आपको मिला है, वो इंक्रीज हुआ है 27.98% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम इनकम में, जो इनकम जनरेट हुई थी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में और जो इनकम जनरेट हुई है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। तो बैट से जो हमें बैट जो लगाया जाता है सेल्स एंड ट्रेड्स पे, उस पे
कितने इनकम इंक्रीज हुई है, 27.98% का जो है हमें इजाफा देखने को मिला है। और वहीं पे स्टेट एक्साइज की अगर मैं बात करूं, स्टेट एक्साइज में 21.48%, 21.48%। वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी में, और ये भी याद रखना, ये समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 16.74%। नॉन फेरस माइनिंग, नॉन फेरस माइनिंग में एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में आपको 15.85% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। नॉन फेरस मेटल, अब नॉन फेरस माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। अब नॉन फेरस माइनिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे। दैट मीन्स कि जहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ओर्स एंड मिनरल्स को, जिनमें आपको क्या नहीं मिलेगा, आयरन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आयरन के अलावा जो भी, दैट मीन्स कि जो फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल जो होते हैं, जब उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द अर्थ, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, नॉन फेरस मटेरियल, राइट। तो वो आपके पास आएगा। तो उसमें हमें कितना, माइनिंग इंडस्ट्रीज में अगर सिंपल सी बात बोलूं तो 15.85% का इंक्रीज आपको देखने को मिला है। इसके बाद जो व्हीकल्स की, जो व्हीकल से जो टैक्सेस लिए जाते हैं, उसके थ्रू हमें 15.78% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं पे स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैंप्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस में हमें 10.44% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जनरली सीधे डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, इन जनरल अगर बात की जाए, तो हमें यहां पे 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल इंक्रीज की अगर मैं बात करूं तो ₹867 करोड़ रुपीस का इंक्रीज देखने को मिला है। इंक्रीज किस में, स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वैट में, वैल्यू एडेड टैक्स में, राइट। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रिवाइज एस्टिमेट की, अगर मैं बात करूं, फॉर द रिवाइज एस्टिमेट जो है आपके पास, फॉर द ईयर ऑफ 2024-25, तो यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया कि एडिशनल इंक्रीज हमें कितना देखने को मिलेगा, इसमें जो 867 करोड़ में हमें एडिशनल इंक्रीज देखने को मिलेगा, वो कितना होगा, इट विल बी अराउंड ₹300 करोड़ का एडिशनल इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बात करी गई है हमारे, और बोला कि ये किसकी वजह से, ये जो ₹300 करोड़ का जो पॉसिबिलिटी है, और ये जो 867 करोड़ जो इंक्रीज हुआ है, ये जो हमारी न्यू पॉलिसी, जो स्टेट एक्साइज पॉलिसी जो आई है, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, एक्साइज पॉलिसी 2024-25, इसकी वजह से हमें ये जो है एडिशनल जो इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसके बाद जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जनरली बात करेंगे, इसके बाद मेनली जो बात की जाएगी वो की जाएगी FRBM की, FRBM एक्ट, ठीक है, जो बात करता है फिजिकल
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2013 की, ठीक है। तो इसकी बात भी करी गई है। तो अल्टीमेटली देखो बजट में इसकी बात भी करी गई है। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर की एफआरबीएम क्या है, इसको कब अमेंड किया गया, रिसेंटली 2018 में, 2022 में, 2018 में अमेंड हुआ है कि 22 में अमेंड हुआ है, राइट। वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये जो आपके पास जो है ये एक्ट आया था 2003 में, उसके बाद इसमें फर्दर अमेंडमेंट्स हुई। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स है, या दैट मीन्स इसका क्या एम है, इसके अंडर सेक्शन कौन से हैं, उनसे सम टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को।